ओके स्टूडेंट्स, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक्स कंप्लीट किया था, ठीक है। अभी हमें देखना है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। सो लेट अस सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्यूडो, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब आपको पता होगा, ठीक है, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्यूडो। तो फिजिक्स में आपने स्यूडो फोर्स के बारे में पढ़ा होगा। स्यूडो का मतलब क्या होता है? अनट्रू, दैट इज योर फॉल्स, ठीक है। सो व्हाट इज दिस स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? लेट्स सी, पहले डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। दोज रिएक्शंस which does not seems to be of first order but actually they behaves like first order reaction are called pseudo first order reaction। ठीक है, मतलब कि वैसे केमिकल रिएक्शन जो देखने में हमें नहीं लगता है कि वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर सकते हैं, बट एक्चुअली दे फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ऐसा होता क्यों है कि केमिकल रिएक्शंस जो है वो देखने में लगता है हमें कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो नहीं करेंगे, बट स्टिल दे फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। सो लेट अस एज्यूम वी हैव अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है, arbitrary complex reaction। so let us assume A plus B gives C and again this C gives D, कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। let us assume this process is what? this is your slow and this process is very fast, ठीक है। so the slowest step will decide the overall rate of reaction and this is what? this is the RDS, means rate determining step। so this step is what? RDS, means this is your rate determining step। so this step means the conversion of A and B into C will decide the overall rate of reaction, ठीक है। so in this case the rate will depend, the rate will be directly proportional to what? concentration of this A and B। so rate will be directly proportional to concentration of A and concentration of B, ठीक है। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि आरडीएस के केस में, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शंस के केस में, ये जो स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू पावर दैट इज इक्वल टू स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। इसमें जो पावर होगा, इसमें जो भी पावर होगा वो किसके इक्वल होगा? स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल। और यहाँ पे दोनों का स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 1। सो दिस विल बी 1 and 1। so this R is equals to K into concentration of A raised to power 1 and concentration of B raised to power 1। तो यहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए? 1 + 1 मीन्स 2 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ से हमें ऐसा दिख रहा है कि ये जो रिएक्शन है दिस मस्ट बी ऑफ फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। लेट अस assume कि फॉर द सेम रिएक्शन A plus B gives C,
ठीक है, एंड दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेट, ठीक है। लेट अस एज्यूम वी हैव टेकन दिस 10 मोल, let us assume the concentration of this reactant A is 10 m, मान लेते हैं कि 10 m है, ठीक है, और इसका concentration जो है वो मान लेते हैं कि 1000 है, ठीक है। मान लेते हैं कि इसके 10 मोल्स लिया हम लोगों ने, इसके 1000 मोल्स लिया है। ज्यादातर केस में सॉल्वेंट हम लोग क्या कर लेते हैं, ज्यादा अमाउंट में लेते हैं, तो लेट अस एज्यूम कि दिस A इज सॉल्यूट एंड दिस B इज सॉल्वेंट, ठीक है, और दोनों को मिक्स करके हमें कोई भी एक प्रोडक्ट बनाना है। मतलब कि जो भी रिएक्टेंट हम ले रहे हैं उसमें एक रिएक्टेंट है, और जो भी रिएक्टेंट हम ले रहे हैं उसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स हैं और कुछ सॉल्वेंट है, और जो सॉल्वेंट लिया हमने ह्यूज क्वांटिटी में लिया, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। सो व्हाट विल हैपन, 1 मोल ऑफ दिस रिएक्टेंट A एंड 1 मोल ऑफ दिस रिएक्टेंट B इज गिविंग 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट C, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन इफ द चेंज इन कंसंट्रेशन इज 5 यूनिट। Let us assume कि after time t, this is your initially, ठीक है। Let us assume at time t, at any time t, the change in concentration is 5 unit, ठीक है। तो इसका concentration 5 unit से क्या हो जाएगा, चेंज, ठीक है। तो इसका concentration कितना हो गया, 10 minus 5, ठीक है। इसका concentration कितना हो जाएगा, 1000 minus 5, ठीक है, यानी कि इसका 5 हो गया और इसका 995, ठीक है। तो आप देखिए कि अगर मान लेते हैं कि ये सेकेंड ऑर्डर का होगा, ठीक है, तो रेट किस पे डिपेंड करेगा, रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A as well as concentration of reactant B, but we can see that the overall change in this रिएक्टेंट इज नेग्लिजिबल। मतलब कि इसका चेंज तो हमें दिख रहा है कि 10 था तो वो 5 हो गया, ठीक है, बट इसका चेंज जो है दैट इज नेग्लिजिबल। मतलब इसमें जो चेंज आएगा वो क्या आ जाए, मतलब जो भी इसमें चेंज आएगा वो क्या होगा, उसको हम लोग निग्लेक्ट करके चलेंगे, क्योंकि उसमें जो भी चेंज आया वो काफी नेग्लिजिबल है। अभी हमने 1000 लिया था, 10,000 में लेते तो कितना हो जाता, 9,995, ठीक है। तो इसके चेंज के रिस्पेक्ट में इसका जो चेंज है वो काफी, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो है वो रेट जो है, इसका मतलब जो है कि रेट इज ओनली डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ दिस रिएक्टेंट A एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B, ठीक है। इसका ये भी मतलब हुआ कि B का जो कंसंट्रेशन है उसमें ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है, दैट इज बीइंग कांस्टेंट। मतलब वो क्या रह रहा है, कांस्टेंट ही रह रहा है, उसका चेंज ही नहीं कर रहा है ज्यादा। आप सोचिए कि 5 के रिस्पेक्ट में मान लेते हैं कि 10,000 लेते तो 9,995, सो 9,995 विथ रिस्पेक्ट टू 5 इज वेरी लार्ज क्वांटिटी, वेरी लार्ज नंबर। तो इस तरह से जो भी चेंज होगा उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, उसको हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं, और ये मान लेते हैं कि जो भी सॉल्वेंट है जो कि ह्यूज क्वांटिटी में हम लोगों ने लिया है, तो उसमें जो भी चेंज आया वो क्या है, नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्वेंट का क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगा। सो वी कैन राइट दिस रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K into concentration of A raised to 1 and this B will be what, this B will become constant, ठीक है। मतलब ये भी क्या रह रहा है, फिक्स रह रहा है ना। जो भी चेंज आ रहा है अगर हम लोग उसको नेग्लिजिबल मान ले कि किसी भी तरह का चेंज आ ही नहीं रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, किसी ना किसी तरह का वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग K प्राइम से डिनोट कर सकते हैं। सो फाइनली दिस R will becomes, अच्छा इस कांस्टेंट और इस कांस्टेंट दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट मिलेगा हमें, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट लिख लेंगे इनटू concentration of reactant A raised to power 1. So this reaction will become first order reaction. तो यहां से अभी order of reaction क्या हो जाएगा, that will be equals to 1. तो इस तरह से हमें ये दिख रहा है कि ये जो रिएक्शन है, मतलब हमें ऐसा देखने में लग रहा है कि ये जो रिएक्शन है वो उसका ऑर्डर कितना होगा 2, बट एक्चुअली एक जो रिएक्टेंट है वो ह्यूज क्वांटिटी में है। तो इस तरह से उसमें जो भी चेंज आ रहा है उसको हम लोग नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि उसका जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा दैट विल बी कांस्टेंट।
So if the concentration of any of these two reactants will become constant, then the rate will depends only upon the concentration of reactant of one reactant. ठीक है? So the rate will depends upon the concentration of reactant A raised to power 1, and in this way the order of reaction will become equals to 1. तो इसी तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. मतलब कि वैसे रिएक्शन जो हमें दिखने में लगता है, मतलब जो हमें दिखने में लगता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन वो कभी कभी क्या करते हैं? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं एक्चुअली. तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. एग्जांपल क्या होगा? जैसे कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, ठीक है, ये कोई भी मान लेते हैं क्या है? एस्टर है. सो व्हाट विल इट गिव? इट विल गिव कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल, ठीक है. एंड इफ दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है, मतलब कि अगर मान लेते हैं कि यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इस केस में रेट जो है वो किस पे डिपेंड करना चाहिए था? रेट मस्ट बी इक्वल्स टू K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस एस्टर raised to power 1 and the concentration of this H2 raised to power 1. तो यहां से ऑर्डर कितना होना चाहिए था? ऑर्डर मस्ट बी इक्वल टू 2, ठीक है. लेकिन इस केस में ये जो H2O हमें लेना होता है दैट इज इन ह्यूज क्वांटिटी. सो द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट दैट इज योर वाटर इज नेग्लिजिबल, that is your constant. So in this way the rate of the reaction will only depends upon concentration of this ester, ठीक है. और इसका ऑर्डर जो है वो कितना हो जाएगा? ऑर्डर किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल होगा, ठीक है. सो हाइड्रोलाइसिस ऑफ ester is an example of pseudo first order reaction, ठीक है. और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर, दिस ऑन रिएक्शन विल H2O will give glucose plus fructose, ठीक है. दिस इज योर ग्लूकोज एंड दिस इज फ्रुक्टोज, ठीक है. सो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ pseudo फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है. फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे हम लोग अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन has a rate constant of
2.303 into 10 raised to minus 3 per second. The time required for 40 gram of this reactant to reduce to 10 gram will be, ठीक है, ऑप्शन ए 230.3 second. Option B is 301 second. Option C is 2000 second and option D is 602 second. ठीक है, ये क्वेश्चन आया था नीट 2019 में, ठीक है, उड़ीसा नीट में आया था 2019 का क्वेश्चन। चलिए देखेंगे कैसे सॉल्व होगा ये। सबसे पहले ये जो रिएक्शन है, ठीक है, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा भी है दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और अगर नहीं भी लिखा रहता तो यहाँ से रेट कांस्टेंट का जो भी वैल्यू दिया है उसका यूनिट क्या है, पर सेकेंड, और पर सेकेंड किसका यूनिट होता है, फर्स्ट ऑर्डर, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर। सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें के का वैल्यू कितना दिया है, 2.303 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड, ठीक है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, टाइम, मतलब वैसा टाइम जिसमें रिएक्टेंट जो है वो 40 ग्राम से 10 ग्राम रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ, अगर मान लेते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, और इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्सेंट्रेशन भी धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो वी कैन यूज टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 डिवाइडेड बाई के, लॉग के साथ क्या हो जाएगा, बेस 10, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट T is equals to 0 and this is the concentration of reactant at T is T at any time T, ठीक है। 2.303 अपन K का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे, 2.303 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, लॉग के साथ। अभी कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास भी ले सकते हैं। तो इनिशियली मास कितना था 40 और फाइनली मास कितना हो गया 10, ठीक है। बेस LOG लिखा है, इसका मतलब बेस 10 ही है, ठीक है, बेस बार बार 10 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 10⁻³ ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10 का पावर 3, ये क्या हो जाएगा लॉग के साथ, ये भी कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में, सो लॉग 4, ठीक है। सो दिस T विल बी 10⁻3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 log 2, log 2 का वैल्यू कितना होगा 0.3010, ठीक है, 0.301 ले लेते हैं। तो यहाँ से T विल बी इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0.602, ठीक है, और अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, इसका मतलब क्या होगा 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 602, और यूनिट क्या हो जाएगा सेकंड। तो कितने देर में रिएक्टेंट जो है वो 40 ग्राम से 10 ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, सो इन 602 सेकेंड, ठीक है। सो आवर ऑप्शन डी विल बी करेक्ट।
Next question is the rate of first order reaction is जीरो पॉइंट 04 मोल पर लीटर पर सेकेंड एट 10 seconds. ठीक है, एट 10 seconds का मतलब क्या हुआ? आफ्टर 10 seconds ऑफ स्टार्टिंग ऑफ रिएक्शन, मतलब जिस समय रिएक्शन स्टार्ट हुआ उसके 10 सेकेंड के बाद जो भी रेट था वो किसके इक्वल था? 0.04 मोल पर लीटर पर सेकेंड. एंड 0.03 मोल पर लीटर पर सेकेंड एट 20 सेकेंड. 20 सेकेंड्स के बाद रेट भी पता है, ठीक है. आफ्टर इनिशियल 10 seconds, आफ्टर इनिशिएशन ऑफ रिएक्शन. ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है? हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन. ऑप्शन ए 44.1 सेकेंड. ऑप्शन बी इज 54.1 सेकेंड. ठीक है, ऑप्शन सी विल बी 24.1 सेकेंड एंड ऑप्शन डी विल बी 34.1 सेकेंड. ठीक है, ये क्वेश्चन आया था नीट 2016. चलिए ठीक है, मतलब कि अब पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का नहीं पता हो, ठीक है, लेकिन दो अलग अलग टाइम इंटरवल पे हमें कॉन्सेंट्रेशन पता हो, ठीक है, तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता, हमें रेट पता है. ठीक है, तो एक ही बात है. चलो, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ द रिएक्शन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, सो रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of reactant raised to power 1 and this rate will be equals to K into concentration of reactant A raised to power 1. ठीक है, पावर अगर 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा. ठीक है, let us assume this is your equation. एक हम लोगों ने पढ़ा था कि this rate constant K, ठीक है, that is equals to 2.303 T2 minus T1 log base 10 और इसके साथ हमारा क्या था? concentration at time T1 divided by concentration at time T2. ठीक है, इसको भी मान लेते हैं इक्वेशन 2. at time after time T1. ठीक है, आफ्टर T1 टाइम, सो दिस रेट विल बी इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T1 रेज़ टू पावर 1. पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, एंड द सेम रेट विल बिकम्स इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एट टाइम T2 आफ्टर टाइम इंटरवल T2 आफ्टर T2 टाइम. ठीक है, तो यहां से ये जो रिएक्शन है अभी देखिए क्या हो जाएगा.
इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेट। इसके जगह पे हम लोग रेट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर इसका वैल्यू हम फाइंड करें तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को अगर हम लोग डिवाइड कर लें, ठीक है। अच्छा, मैं रफ वर्क में सिखा रहा हूँ, उसको लिखने की क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। इन दोनों को अगर डिवाइड कर लेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए R1 अपन R2 दैट विल बी इक्वल टू K यही होगा ना। तो इसको अगर हम कैंसिल कर लेंगे, ठीक है, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, R1 अपन R2। सो इन दिस इक्वेशन वी कैन एलिमिनेट दिस थिंग बाय R1 एंड R2। यहाँ से हम लोग इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, R1, और इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, R2, ठीक है। ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं है। सो यहाँ से K किसके इक्वल हो जाएगा, 2.303। T2 का वैल्यू कितना है, 20 माइनस 10 एंड दिस विल बी लॉग। अब इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, R1 अपन R2। So this K will be equals to 2.303। 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 10 एंड दिस विल बी लॉग। अब R1 का वैल्यू कितना है, 0.4 एंड दिस इज योर 0.3, सॉरी 0.04, 0.0। 10 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.23 अप्रोक्सीमेटली। हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके चल रहे हैं, सो दैट विल बी इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 0.23 इनटू के साथ लॉग। अच्छा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 4/3। तो log A/B किसके इक्वल हो जाएगा, log A माइनस B के इक्वल। So this will be log 4 minus log, ठीक है। log 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स log 2, और log 2 का वैल्यू कितना होता है, log 2 का वैल्यू होता है 0.3010। अप्रोक्सीमेटली वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली log 2 का वैल्यू 0.3 भी ले सकते हैं या फिर 0.30। तो इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 log 2 यानी कि log 4, तो ये कितना हो जाएगा, 0.60, ठीक है, माइनस के साथ। log 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.477, 0.47 ही ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.13। so this K will be equals to 0.0299, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगा हमारा, पर सेकेंड, ठीक है। K का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हमें T हाफ का वैल्यू फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T हाफ किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय K, ठीक है। So that will be 0.693। K का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 0.0299, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 6930 डिवाइडेड बाई 299। इसको अप्रॉक्सीमेटली 300 मान के चल सकते हैं।
299 को अप्रोक्सीमेटली क्या मान के चल सकते हैं, इसको 300 मान लेंगे। तो 300 मान लेंगे तो पहले ही क्या आ रहा है, 3 2 600, यानी कि 20 से ज़्यादा होगा। सो ऐसे दिख रहा है कि ऑप्शन सी। अब डिवाइड करके देख लीजिए, 6930 299, इसको 3 करते हैं। थर्टी थ्री पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है। और हम लोगों ने बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन किया है, और लेकिन अगर और भी एक्यूरेट वैल्यू लेंगे तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 23.1 हमारा आ रहा है, ठीक है। हमने अप्रोक्सीमेशन किया था, तो आप देख लीजिए कि 23.1 की नियरेस्ट वैल्यू कौन सा है। सो 23 पॉइंट की नियरेस्ट, सबसे नियरेस्ट कौन सा दिख रहा है, 24, ठीक है। सो द ऑप्शन विल बी सी, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ऑप्शन हमारा वो आ जाएगा, लेकिन हमने बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन किया है ना। 0.log2 का वैल्यू 0.3010 होता है, हम लोगों ने कितना लिया था अप्रोक्सीमेटली 0.3 ले लिया था। log3 का भी वैल्यू कितना होता है 0.477 समथिंग होता है, तो हमने कितना ले लिया था 0.47, ठीक है। तो अगर आप एग्जैक्ट वैल्यूज लेंगे तो एग्जैक्ट आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट विल बी 24.1 सेकेंड, ठीक है। So option C will be correct. Next question is the half-life of a substance in a certain reaction is 138 seconds, ठीक है। Then the time required for the concentration of the substance to fall from 1.28 milligram per liter to 0.04 milligram per liter is, ठीक है। पहला ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए इज 414 सेकेंड, ऑप्शन बी इज 552 seconds. Option C is 690 seconds and option D is 276 seconds, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है वो आया था जेईई मेंस 2011 में। देखिए
देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, हमें इसके लिए टी हाफ दिया है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। सो वन थिंग इज टू बी रिमेम्बर दैट एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन और एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन इज ऑलवेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। मतलब कि जितने भी एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शंस होते हैं दे आर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो पहला हमें क्या याद रखना है इसमें, the half life of a substance in a certain यहाँ पे कुछ छोड़ दिया, certain enzyme catalyzed, ठीक है। the half life of a substance in a certain enzyme catalyzed reaction is 138 seconds, ठीक है। so enzyme catalyzed reaction is always of first order reaction, ठीक है। रिमेंबर कि इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं देना है, इससे हम लोग फिर से भी बना सकते हैं। सिंपली देखिए टी हाफ का वैल्यू दिया है, टी हाफ का वैल्यू कितना दिया है 138 सेकेंड, ठीक है। टी हाफ इज व्हाट, दिस इज द टाइम व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिड्यूस टू हाफ, मतलब इतने टाइम्स में जो भी रिएक्टेंट होगा उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, जितना भी इनिशियली रहा होगा उसका हाफ हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि इनिशियली कंसंट्रेशन जो है वो 1.28 है, यूनिट नहीं लिखेंगे। तो टी हाफ में इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, इसका हाफ 1.28 का हाफ कितना हो जाएगा 0.64, ठीक है। नेक्स्ट टी हाफ में इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, इसका भी आधा, तो 0.64 का हाफ कितना हो जाएगा 0.32, ठीक है। अगले टी हाफ में इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 0.16, नेक्स्ट टी हाफ में इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 0.08 और फिर इसका कंसंट्रेशन नेक्स्ट टी हाफ में कितना हो जाएगा 0.04। तो इनिशियली कंसंट्रेशन कितना था 1.28 मिलीग्राम पर लीटर और फाइनल कंसंट्रेशन कितना दिया 0.04 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। तो यहां से कंसंट्रेशन यहां तक पहुंचने में टोटल कितने टाइम्स लगे हैं, टी हाफ प्लस टी हाफ प्लस टी हाफ प्लस टी हाफ प्लस टी हाफ, कितने टी हाफ हो गए 5 टी हाफ। सो टोटल टाइम किसके इक्वल हो गया 5 इंटू टी हाफ मीन्स 5 टाइम्स टी हाफ। टी हाफ का वैल्यू तो दिया है क्वेश्चन में कि किसके इक्वल है 138 सेकेंड। सो इसको क्या कर लेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, $690 सेकेंड। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।